अमीर वर्सेस गरीब बहन का रक्षाबंधन। गरीब परिवार के छोटे से घर में सभी जमीन पर चटाई बिछाकर चटनी और रोटी खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार के बड़े और आलीशान घर में सभी लोग बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टेबल पर कई तरह के पकवान सजे होते हैं। तभी गली में एक ठेले वाला राखियों से भरा ठेला लेकर आता है। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, राखी ले लो, सस्ती से लेकर महंगी तक हर तरह की सुंदर राखी ले लो। धीरे धीरे आसपास की कई औरतें ठेले के पास इकट्ठा हो जाती हैं और राखियां खरीदने लगती हैं। ठेले वाले की आवाज अमीर परिवार के घर के अंदर तक पहुंच जाती है। मम्मी, ये राखी वाले हर साल क्यों आ जाते हैं? इनकी राखी कोई लेता भी है? बेफालतू में अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। बेटा, अगर तू मॉल से राखी लेती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया मॉल जाकर ही राखी खरीदती है। बहुत सारे लोग इन्हीं छोटी दुकानों और ठेलों से राखी लेते हैं। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि पिछली बार तो हमने राखी पर घर को इतना अच्छा डेकोरेट नहीं किया था। इस बार हम बहुत अच्छे से सजाएंगे। मतलब घर देखकर ही दिखना चाहिए कि राखी का त्योहार है। रिया की बात सुनकर उसे पिछली राखी याद आने लगती है। पिछली राखी पर उज्जवल और रिया दोनों बहुत अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर तैयार खड़े होते हैं। घर में तरह तरह की महंगी मिठाइयां और पकवान रखे होते हैं, लेकिन घर पर राखी के त्योहार जैसी कोई खास सजावट नहीं हुई होती। रिया अपने भाई उज्जवल की कलाई पर महंगी राखी बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। इसके बाद उज्जवल अपनी बहन के हाथ में एक आईफोन का डिब्बा रख देता है। भैया, मेरे लिए आईफोन? हाँ, मेरी प्यारी बहन के लिए इतना तो बनता ही है। भैया, आप तो सबसे अच्छे हो। अच्छा, अब इतना तारीफ भी मत कर। इसलिए इस बार सब अलग होगा। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं भी लेकर आ जाऊंगा। अरे बस तू रहने दे, तुझे तो अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। दिनेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब घर में शकुंतला, निहारिका और राघव थोड़े निराश बैठे होते हैं। घर में राखी की तैयारी के लिए पैसे नहीं होते हैं। पिछली बार तो राखी इतनी बेकार बनी थी। इस बार पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। मम्मी, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार की राखी हमारी थोड़ी अच्छी बने। मैंने थोड़े पैसे भी जोड़ रखे हैं। इस बार अपनी प्यारी बहन के लिए एक तोहफा जरूर लेकर जाऊंगा। क्या सच में भैया? मैं भी आपके लिए अपने हाथों से बहुत अच्छी राखी बनाऊंगी। पैसे तो है नहीं, लेकिन प्यार से तो बना सकती हूँ। ठीक है बहन, मुझे तो यही चाहिए। भाई बहन की बातें सुनकर शकुंतला पुराने दिनों को याद करने लगती है। निहारिका और राघव के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई होती है। उस समय घर में मातम का माहौल होता है और राखी का त्योहार भी नजदीक आ चुका होता है। राघव और निहारिका एक कोने में चुपचाप बैठे होते हैं। दोनों अपने पिता को याद करके रो रही थी। शकुंतला अपने बच्चों की हालत देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। बच्चों, तुम्हारे पापा के साथ जो भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। शकुंतला एक छोटी सी प्लेट लेकर आती है। प्लेट में एक साधारण कलावा और थोड़ी सी चीनी रखी होती है। भैया, इस बार हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं निहारिका, तू बस मुझे राखी बांध दे। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। निहारिका अपने भाई की कलाई पर कलावे से बनी साधारण राखी बांध देती है और उसे थोड़ी सी चीनी खिलाती है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आप हमेशा मेरा साथ देना। और तू भी हमेशा मेरा साथ देना। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। अब वर्तमान में उज्जवल और रिया अपनी गाड़ी में बैठकर बाजार के लिए निकलते हैं। बाजार पहुंचने के बाद उज्जवल गेमिंग सेंटर चला जाता है और रिया अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने मॉल पहुंच जाती है। पूरा मॉल राखी की थीम से सजा हुआ होता है। चारों तरफ सुंदर राखियां, गिफ्ट पैक, मिठाइयां और घर सजाने का सामान रखा होता है। वाह, इस बार तो मॉल में कितनी सुंदर राखियां आई हैं। रिया अलग अलग तरह की राखियां और घर सजाने के लिए कई सामान खरीदती है। उसके बाद वो कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है और सुंदर ड्रेस देखने लगती है। ड्रेस तो बाद में मम्मी के साथ आकर लेकर जाऊंगी। मम्मी भी अपनी पसंद का सूट ले लेंगी। यार रिया, तू राखी के लिए इतनी सारी शॉपिंग क्यों करती है? क्योंकि राखी पर मेरा घर बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। आखिर त्योहार है। वहीं दूसरी ओर निहारिका एक पुराना और थोड़ा फटा हुआ बैग लेकर सिलाई की फैक्ट्री में काम करने जा रही होती है। रास्ते में बाजार पड़ता है, जहां चारों तरफ राखियों की दुकानें सजी होती हैं। दुकानों पर सुंदर सुंदर राखियां, नए नए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयां रखी होती हैं। निहारिका कुछ पल के लिए रुककर उन चीजों को देखने लगती है। काश मेरे पास भी थोड़े पैसे होते तो मैं इस रक्षाबंधन को अपने भाई के लिए थोड़ा और अच्छा बना पाती। निहारिका एक सुंदर राखी को देखती है और फिर अपनी खाली जेब की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर मायूसी होती है। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। वो चुपचाप सिलाई की फैक्ट्री की ओर चली जाती है। सुबह सुबह राघव सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है। उसके पास पॉलिश का डिब्बा, ब्रश और कपड़ा रखा होता है। वो पूरी मेहनत से लोगों के जूते साफ करता है, लेकिन कई लोग उसकी मेहनत की बिल्कुल कद्र नहीं करते।
अरे भाई तो जूते ठीक से साफ कर, अगर काम अच्छे से नहीं किया तो पैसे भी नहीं दूंगा। जी साहब, अभी अच्छे से कर देता हूँ। राघव चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। कोई उसे कम पैसे देता तो कोई उसकी मेहनत पर सवाल उठाता, लेकिन राघव किसी से बहस नहीं करता है। दिन भर में जितने भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें एक छोटी सी डिब्बी में संभाल कर रख लेता है। एक एक पैसा जोड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी बहन के लिए इस बार अच्छा तोहफा लेना है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार का उज्जवल अपनी बाइक लेकर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। कभी वो दोस्तों के साथ महंगी गाड़ियों में घूमता तो कभी बिना किसी काम के पूरा दिन बाहर रहता। उसे मेहनत करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे हर चीज आसानी से उपलब्ध कराई थी। उज्जवल और रिया दोनों ही पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। दोनों अपना ज्यादातर समय घूमने फिरने और मौज मस्ती में बिताते हैं। क्या अमीर भाई बहन को कभी रक्षाबंधन के त्योहार की असली कीमत समझ आएगी? क्या गरीब भाई बहन अपनी मेहनत से आने वाले समय में हर त्योहार और भी अच्छे से मना पाएंगे? एक शाम उज्जवल अपनी बहन रिया के पास आता है। रिया, मैं आज दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जा रहा हूँ, शायद रात को काफी देर से घर आऊंगा, प्लीज मेरे लिए गेट खोल देना। अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? उज्जवल अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रिया के हाथ में रख देता है। ले अपनी रिश्वत, कितनी मतलबी है तू। और तू कौन सा कम मतलबी है? अगले दिन रिया भी अपने भाई के कमरे में आती है। उसे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना होता है, लेकिन वो अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताना चाहती है। भैया, मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है। मम्मी पापा को पता मत चलने देना कि मैं ट्रिप पर गई हूँ। उन्हें बता देना कि मैं कॉलेज के काम से बाहर गई हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? रिया तुरंत कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देती है। ले, मुंह बंद रखने के लिए इतने पैसे काफी है। अच्छा ठीक है मैडम, आपका राज हमारे पास सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी ओर निहारिका फैक्ट्री में सिलाई का काम कर रही होती है। काम करते करते अचानक उसका हाथ सिलाई मशीन की सुई की चपेट में आ जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। आह! निहारिका अपनी चोट पर चुन्नी बांध लेती है और किसी तरह काम खत्म करके घर लौटती है। उस दिन राघव घर पर ही होता है। निहारिका, तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भैया, बस सिलाई मशीन से थोड़ा हाथ लग गया। राघव अपनी बहन की चोट देखकर परेशान हो जाता है और उसे कोई काम नहीं करने देता। वो खुद चूल्हे पर खाना बनाते हैं और घर के बाकी काम भी खुद करने लगता है। भैया रहने दो ना, मैं खाना बना लूंगी। आप 2-3 दिन से अपने काम पर भी नहीं गए हो, मैं धीरे धीरे सब कर लूंगी। मेरी बहन के हाथ में चोट लगी है तो क्या मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ भी नहीं दूंगा? तू आराम कर, आज घर का सारा काम मैं कर लूंगा। निहारिका अपने भाई को देखकर भावुक हो जाती है। शाम को मधुबाला और दिनेश अपने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों बच्चों को देखकर उन्हें चिंता होने लगती है कि वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। बेटा, हमने तुम्हें बचपन से अब तक किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे बेवजह खत्म करते जाओगे। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं। अगर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं तो उन्हें घटाने की नहीं, बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हारी उम्र के बच्चे आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे पापा, ये क्या लेक्चर शुरू कर दिया आपने? भाई चल अपने कमरे में चलते हैं, थोड़ा दिमाग शांत करेंगे। दोनों भाई बहन वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगते हैं। सुन, ऐसा करते हैं, शाम को शॉपिंग करने चलते हैं। मैं भी रक्षाबंधन के लिए बढ़िया कपड़े लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे। वहीं शकुंतला अपने दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर बहुत खुश होती है। उसे गरीबी की चिंता जरूर होती है, लेकिन अपने बच्चों के बीच का प्यार देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेटा, मुझे तुम दोनों पर नाज है कि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे इस जन्म में और कुछ नहीं चाहिए। अब चाहे मुझ पर कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं सब सह लूंगी जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो। राघव और निहारिका अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राघव सुबह सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश कर रहा होता है और शाम को घर जाकर अपनी पढ़ाई की किताबें निकाल लेता है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। घर में रात देर तक पढ़ाई करता है। कई बार वो पूरी रात पढ़ते पढ़ते बहुत कम सोता है। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी मंजिल नहीं। वो फिर से किताब खोलकर पढ़ाई करने लगता है। एक दिन दोनों आमने सामने घरों से भाई बहन निकलेंगे और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ओहो, बेचारे गरीब फिर निकल गए अपने काम पर दिहाड़ी लेने के लिए। और बहन भी चलती सिलाई करने के लिए। उज्जवल और रिया एक दूसरे को देखकर हाई फाइव देते हैं और हंसने लगते हैं। हाँ, तो तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, इतनी बड़ी होकर भी कुछ नहीं करती। मैं अपने घर के पैसों पर नहीं पल रही हूँ, अपनी मेहनत का कमाती हूँ और मेहनत का खाती हूँ। और हीरो, तू क्या है, इतना बनता है अपने आप में? हाँ, तू अंदर से पूरा खोखला है, पूरा दिन लड़कियों के साथ घूमता रहता है, इसके अलावा तुझे कुछ आता भी नहीं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राघव और निहारिका इतना कहकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं।
कितनी जुबान चलती है इन दोनों की। गरीब हैं फिर भी इनमें कितना एटीट्यूड है। अरे तो उनके मुंह लगती ही क्यों है। उसके बाद दोनों अमीर भाई बहन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ चुका होता है और सभी घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। अमीर घर में मधुबाला नौकरों की मदद से पूरे घर को सजवा रही होती है। घर के हर कोने में फूल और सजावट का सामान लगाया जा रहा होता है। कमला दीदी, ये फूल ना थोड़े अच्छे से लगाना, दिखना चाहिए कि हमारे घर में त्योहार कितना अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरे घर को बहुत सुंदर सजाऊंगी। वहीं दूसरी ओर गरीब घर में पैसे तो नहीं होते, लेकिन निहारिका के पास हुनर और प्यार की कोई कमी नहीं होती। वो थोड़े से आटे में पानी डालकर उसे बिल्कुल पतला करती है और उसमें रुई डुबो डुबोकर जमीन पर सुंदर रंगोली बनाने लगती है। इसके बाद वो उसी घोल से अपनी छोटी सी झोपड़ी की दीवारों पर फूलों की सुंदर डिजाइन बनाने लगती है। बेटा तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? रहेगी तो ये फिर भी हमारी गरीब झोपड़ी ही ना। मम्मी, मैं अपनी इस झोपड़ी को सुंदर बना रही हूँ और अपना प्यार दिखा रही हूँ कि हमारे लिए रक्षाबंधन का त्योहार कितना जरूरी है। हमारे पास पैसे कम है लेकिन खुशियाँ मनाने का हक तो हमारे पास भी है ना। निहारिका की बात सुनकर शकुंतला की आंखों में खुशी आ जाती है। वो अपनी बेटी को प्यार से देखने लगती हैं। रात के समय अमीर परिवार अपनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। टेबल पर शाही पकवान और कई तरह की मिठाइयां रखी होती हैं। मधुबाला दिनेश खाना खा रहे होते हैं। उज्जवल और रिया खाना खाने के साथ साथ अपने फोन में भी लगे होते हैं। बेटा फोन रखो, कितनी बार समझाया कि खाने के बीच में फोन नहीं चलाते। हाँ पापा, रख रहा हूँ। हाँ मम्मी, रख दिया। दोनों अपने फोन टेबल पर रख देते हैं। मम्मी, जो सामने निहारिका और उसका भाई राघव रहते हैं ना, ये दोनों कितने बदतमीज हैं। ये दोनों हमें एक आंख नहीं भाते। बेटा पता है वो दोनों कितने अच्छे, तुम दोनों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और पता है वो राघव कितनी मेहनत करता है, दिन में काम करता है और रात को पढ़ाई करता है। वो दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं, उनसे सीखो कुछ। लेकिन पापा, कुछ सीखने के बजाय तुम दोनों उन बच्चों को नीचे दिखाते हो। पापा, आपको तो हमेशा दूसरों के बच्चे ही अच्छे लगते हैं, आपको कभी अपने बच्चे अच्छे लगेंगे ही नहीं। दिनेश अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और मधुबाला भी दोनों बच्चों को निराश होकर देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर गरीब घर में शकुंतला, निहारिका और राघव जमीन पर बैठकर प्यार से साथ खाना खा रहे होते हैं। मम्मी देखो ना, वो दोनों रिया और उज्जवल हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, जैसे हम उनका कुछ लेकर खा रहे हो। बेटा वो दोनों बच्चे हमेशा से अमीरी में पले हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, उन्हें समय से पहले हर चीज मिलती रही। तुम उन लोगों से बात ही क्यों करते हो? मम्मी सही कह रही हैं भैया, हम उनसे बात क्यों करते, वही हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुम लोग ये सब छोड़ो, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो, एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। राघव और निहारिका अपनी माँ की बात ध्यान से सुनते हैं। अगले दिन राघव सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश कर रहा होता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक महिला बाहर आती है। भैया ये सैंडल जरा साफ कर दो। महिला अपने एक पैर की सैंडल राघव को साफ करने के लिए दे देती है। उसके दूसरे हाथ में एक खराब सैंडल भी होती है। और ये सैंडल भी आप ही रख लो, अगर आपके काम की हो तो रख लेना, वरना फेंक देना। ठीक है मैडम। महिला राघव को पैसे देकर अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। राघव उस खराब सैंडल को ध्यान से देखता है। वो बिल्कुल पुरानी होती है, लेकिन उसकी नजर अचानक उसके साइज पर जाती है। अरे ये तो निहारिका के साइज की है। राघव उस सैंडल को अपने पास रख लेता है। शाम को काम खत्म करने के बाद वो उसे अच्छी तरह से सिलाई करके ठीक करता है, उस पर पॉलिश करता है और उसे बिल्कुल नई जैसा चमका देता है। शाम को राघव उस सैंडल को एक छोटे से डिब्बे में रखकर घर लेकर जाता है। निहारिका घर में बैठी राखी बनाने में लगी होती है। निहारिका देख, इस बार मैं रक्षाबंधन के लिए तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरे लिए गिफ्ट है। राघव वो डिब्बा अपनी बहन के हाथ में दे देता है। निहारिका उत्सुकता से डिब्बा खोलती है और अंदर सुंदर सैंडल देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। भैया ये तो बहुत सुंदर है। पसंद आया ना? हाँ भैया, बहुत ज्यादा। आपने ये मेरे लिए खरीदी है? हाँ, तेरे लिए ही खरीदी है। निहारिका सैंडल पहनकर देखती है। सैंडल उसके पैरों में बिल्कुल सही फिट होती है। वो खुशी से अपने भाई के गले लग जाती है। थैंक यू भैया, मेरे लिए इससे सुंदर तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। राघव अपनी बहन के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर अमीर परिवार मॉल में घूम रहा था। सभी लोग एक एक करके अलग अलग कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने कपड़े दिखा रहे होते हैं। पूरा माहौल खुशनुमा होता है। रिया एक के बाद एक अलग अलग डिजाइन के सूट पहनकर बाहर आ जाती है और उज्जवल भी कपड़े पहन पहनकर देख रहा होता है। भाई रक्षाबंधन के दिन भी ऐसे घोंचू जैसे कपड़े पहनेगा, थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहन ले। अरे मेरा स्टाइल कम हो जाएगा। अच्छा, तेरा स्टाइल बड़ा कम होता है। अरे मम्मी। मधुबाला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ राघव रोज की तरह सुबह का काम करता और शाम को यूपीएससी की तैयारी करता। एक दिन पढ़ाई करते समय उसके फोन पर परीक्षा का तारीख का नोटिफिकेशन आता है।
आखिर मेरी परीक्षा की तारीख आ गई, अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राघव अपनी किताबें और नोट्स लेकर एग्जाम सेंटर पर जाने की तैयारी करने लगता है। उसी समय रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर उज्जवल की जिंदगी में धीरे धीरे अमीरी का घमंड बढ़ता जा रहा होता है। उसे लगता है कि उसके पास पैसा है, इसलिए उसे किसी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने लगता है। दोस्तों के साथ महंगी पार्टियों में जाना, नई चीजें खरीदना और बिना सोचे पैसे उड़ाना उसकी आदत बनती जा रही होती है। पैसा है तो जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, मेहनत तो बाकी लोग करें, हमें क्या जरूरत है। लेकिन उज्जवल को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो कितने गलत रास्ते पर है। एक रात उज्जवल अपने दोस्तों के साथ एक बड़े क्लब में होता है। वो काफी ज्यादा शराब पी चुका था और नशे की वजह से उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भाई घर चल, कब तक तू यहाँ नशे में पड़ा रहेगा? अरे भाई अभी तो मुझे और मजे करने हैं। उज्जवल लगातार शराब पीता रहता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो काफी सुंदर थी और उज्जवल से मजाक करने लगती है। अरे मैडम जी, बड़ी अच्छी लग रही हो आप। ये तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जबकि उज्जवल के दोस्त उसे लगातार रोकने की कोशिश करते हैं। अरे यार उज्जवल, चलना यहाँ से, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद उज्जवल नशे की हालत में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उस लड़की को भी अपने साथ बिठा लेता है। वो नशे में ही गाड़ी चलाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रात काफी हो चुकी होती है। उज्जवल अपने घर पहुंच जाता है और दरवाजे से अंदर जाने की बजाय अपने कमरे के बाहर वाली खिड़की के पास सीढ़ी लगाता है। वो लड़की को उसी रास्ते में अपने कमरे में बुला लेता है। उज्जवल, ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, तुम बस चलो। लड़की उसके कमरे में जाती है। नशे की हालत में उज्जवल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दोनों कुछ देर के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह राघव के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। उसकी यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका होता है। राघव, निहारिका और शकुंतला तीनों एक कैफे के बाहर खड़े होते हैं और राघव अपना रिजल्ट चेक करने वाला होता है। भैया जल्दी से रिजल्ट चेक करो ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ देखता हूँ। राघव कांपते हाथों से अपना रिजल्ट खोलता है। स्क्रीन पर रिजल्ट देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मी, निहारिका। क्या हुआ भैया? मम्मी, मैं आईएएस बन गया। रिजल्ट देखकर शकुंतला और निहारिका खुशी से उछल पड़ते हैं। दोनों राघव को गले लगा लेते हैं। बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। मुझे पता था कि तू एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मुझे अपने भैया पर पहले से ही भरोसा था। राघव अपनी माँ और बहन को गले लगाकर भावुक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अमीर घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही होती हैं। मधवाला नौकरों को सजावट के लिए निर्देश दे रही होती है और रिया राखी की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। दिनेश दरवाजा खोलता है। सामने कई पुलिस वाले और एक महिला खड़ी होती है। सर, यही वो लोग हैं जिनके बेटे के पास मेरी बेटी है। इनका बेटा मेरी बेटी को रात में अपने घर लेकर आया है। आप पागल हो गई हैं क्या? हमारा बेटा तो अपने कमरे में सो रहा है, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? जाकर अपने बेटे के कमरे में देखिए, मेरी बेटी वहीं है। दिनेश और मधवाला घबराकर उज्जवल के कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, लड़की और उज्जवल को कमरे में देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उज्जवल? लड़की पुलिस को देखकर तुरंत रोते हुए कमरे से बाहर भागती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मी, कल इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे अपने कमरे तक ले आया। सर, देख लीजिए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। इन्हें अपनी अमीरी का इतना घमंड है कि इन्हें किसी की इज्जत की कोई कीमत नहीं दिखती। उज्जवल ये सब सुनकर डर जाता है और उसके पहली बार चेहरे से सारा घमंड गायब हो जाता है। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। पापा, मैं जेल नहीं जा सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी नीचे गिरने की? बेटा, क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए थे? तू पैसों के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो गया था। पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जा सकता। पापा, ये लड़की झूठ बोल रही होगी। ये गरीब घर की है और मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही है। मैडम देखिए, आप जितने पैसे चाहें ले लीजिए, प्लीज मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। सर, आप मेरे सामने ही मुझे रिश्वत देने की बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी की इज्जत की कीमत आपके पैसों से तय नहीं होगी। अच्छा, आप पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं? पुलिस को भी खरीदेंगे और कानून को भी? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अब ये लड़का हमारे साथ जाएगा, आगे की कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। पुलिस उज्जवल के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। उज्जवल रोते हुए अपने पिता की तरफ देखने लगता है, लेकिन दिनेश इस बार कुछ नहीं कर पाते। पुलिस उज्जवल को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी ओर राघव अपने परिवार के साथ घर पर बैठा होता है। अचानक उनके छोटे से घर के सामने कई रिपोर्टर्स की गाड़ियां आकर रुकती हैं। कैमरे निकलने लगते हैं और चारों तरफ फ्लैश लाइट चमकने लगती है।
आज हम आए हैं राघव जी के घर, जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। कई रिपोर्टर्स राघव का घर का दरवाजा खटखटाते हैं। राघव दरवाजा खोलता है और सामने कैमरों की भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। लगता है आप लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। राघव दरवाजा बंद करने वाला होता है, तभी एक रिपोर्टर मुस्कुराते हुए उसे रोक लेता है। नहीं सर, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है ना? हम आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने आए हैं। एक तरफ उज्जवल को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ राघव के सामने कई रिपोर्टर्स माइक लेकर खड़े होते हैं। जिस गरीब लड़के को अमीर भाई बहन कल तक नीचा दिखाते थे, आज उसी के घर के बाहर मीडिया की भीड़ लगी होती है। राघव जी, आपकी सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? इसमें मेरी माँ और मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपने अपनी पढ़ाई के साथ काम भी किया, ये सब कैसे संभाला? मैं दिन में जूते साफ करता था और रात को पढ़ाई करता था। कई बार बहुत थक जाता था, लेकिन अपनी मंजिल को याद करके फिर किताब खोल लेता था। मेरी बहन भी हर मुश्किल समय में मेरा साथ देती थी। जब हमारे पास पैसे कम होते थे, तब भी उसने मेरा कभी हौसला कम नहीं होने दिया। शकुंतला और निहारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राघव अपनी माँ और बहन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से हूँ। गरीबी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कभी हार मानना नहीं सिखाया। राघव की बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी उज्जवल को लेकर वहां से दूर निकल चुकी होती है। राघव की सफलता की खबर के बाद निहारिका बहुत ज्यादा खुश होती है। घर के बाहर अभी भी कुछ रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। भैया, आप तो बहुत फेमस हो गए। ऐसा लग रहा है कि इस रक्षाबंधन पर आप मुझे कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दोगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस बार अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सच में भैया? हाँ बिल्कुल सच में। वहीं दूसरी तरफ उज्जवल जेल की सलाखों के पीछे बैठा होता है। पहली बार उसके आसपास न दोस्त होंगे, न महंगी गाड़ियां और न ही पैसा उड़ाने की आजादी। वो अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। ये सब मैंने क्या कर दिया? अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपना ही नाश कर लिया। अगर मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उज्जवल बहुत ज्यादा परेशान होता है और बार बार अपने परिवार को याद करता है। दूसरी तरफ दिनेश घर पर बैठकर अपने सभी जान पहचान वालों को फोन करता है। उनके संपर्क में कई बड़े अधिकारियों और ऊंचे पदों के लोग बैठे होते हैं। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, उससे बड़ी कोई गलती नहीं हुई थी, उससे भूल हो गई। प्लीज किसी तरह उसकी मदद कर दीजिए। दिनेश जी, इस मामले में आपके बेटे की ही गलती है। लड़की उसके कमरे से मिली है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दिनेश एक के बाद एक कई लोगों को फोन करते हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिलती है। कोई भी मेरे बेटे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर बाद दिनेश के दिमाग में एक आखिरी रास्ता आता है। मेरे पास एक आखिरी रास्ता यही बचा है। मैं राघव से बात करूंगा, वो अब IAS बन गया है, शायद वही मेरे बेटे को बचा सकता है। दिनेश, मधुबाला और रिया तीनों राघव के घर पहुंचते हैं। राघव और निहारिका उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। दिनेश और मधुबाला राघव के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बेटा प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, पुलिस उसे लेकर गई है। हाँ बेटा, अगर वो जेल में रहा तो वो टूट जाएगा। क्यों अंकल, जब आपके बच्चे हमें इतना नीचा दिखाते थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज मेरा भाई इतना बड़ा अधिकारी बन गया है तो आप हमारे पास मदद मांगने आ गए। बेटा मैं तुमसे अपने बेटे की भीख मांगता हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उसे तुम ही बचा सकते हो। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सच में बेटा? और वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। मैं किसी बहन को इस त्योहार पर अकेला नहीं देखना चाहता। अगर कानून के दायरे में रहकर उसकी मदद हो सकती है तो मैं जरूर करूंगा। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपको और निहारिका को कितना कुछ कहा था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अगले दिन राघव को अधिकारी कार्यालय में बुलाया जाता है। वहां उसे उसकी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए सरकारी गाड़ी और रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है। उसे अधिकारी की वर्दी भी सौंपी जाती है। राघव वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ा होता है। शकुंतला और निहारिका उसे देखकर गर्व से भर जाते हैं। बेटा आज तेरे पापा होते तो तुझे देखकर सबसे ज्यादा खुश होते। मम्मी, ये सब आपका आशीर्वाद है। राघव सभी कानूनी प्रक्रिया के समझने के बाद संबंधित अधिकारियों और वकील के माध्यम से उज्जवल की जमानत की प्रक्रिया पूरी करता है। जरूरी कागज पर साइन करता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उज्जवल को जमानत मिल जाती है। तुम्हें बाहर आने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। आगे से कानून को मजाक समझने की गलती मत करना। सर, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है।
उम्मीद है अब तुम अपनी जिंदगी सही रास्ते पर चलाओगे। राघव उज्जवल को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर उसके घर तक लेकर आता है। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। अमीर परिवार का घर फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजा होता है। रिया ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर तैयार होती है। सामने तरह तरह की मिठाइयां और सुंदर राखियां सजी होती हैं। जैसे उज्जवल घर के अंदर आता है, रिया उसे देखते ही दौड़कर अपने भाई के गले लग जाती है। भाई आ गया तू? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी। रिया मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी और अपने परिवार की इज्जत के साथ बहुत बड़ी गलती की। राघव भी वहीं खड़ा होता है। मैं इसे बस इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बहन रक्षाबंधन पर अकेली रहे। मैं चाहता हूं कि हर भाई बहन ये त्योहार खुशी से मनाए। उज्जवल कुर्ता पजामा पहनकर ऊपर से तैयार होकर आता है और वहां रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होने वाला होता है। दिनेश जी एकदम से कुछ बोलते हैं। रुको बेटा, मैं राघव और निहारिका को भी बुलाकर लाता हूँ। हम सब मिलकर एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। दिनेश उनके घर पहुंचते हैं। वहां राघव, निहारिका और शकुंतला अपने सामान की पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी आवास में जाना होता है। बेटा, तुम लोग भी हमारे घर आ जाओ, हम सब मिलकर एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। दोनों अपनी मम्मी को देखने लगते हैं। जाओ बेटा, तुम्हारे अंकल इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद राघव, निहारिका और शकुंतला भी अमीर घर पहुंच जाते हैं। अब घर में राघव, निहारिका और उज्जवल, रिया दोनों भाई बहन आमने सामने बैठे होते हैं। घर पूरा सजा होता है। सामने कई तरह की मिठाइयां, फल और पकवान रखे होते हैं। एक बड़ी थाली में तरह तरह की राखियां सजी होती हैं। निहारिका तुरंत सुंदर राखी उठाकर राघव की कलाई पर बांधने लगती है। भैया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी अच्छी राखी बना पाएंगे। हम तो पहले चीनी और कलावे के धागे से अपना पूरा त्योहार मना लिया करते थे। निहारिका, तेरे हाथ की राखी मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगी। रिया भी उज्जवल की कलाई पर राखी बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। उज्जवल अपनी बहन को गले लगा लेता है। बेटा, दिखावे की चीजों से कुछ नहीं होता। भाई बहन का प्यार ज्यादा जरूरी होता है और तुम दोनों में वो प्यार बहुत है। आज हमें समझ आया कि त्योहार की खुशी पैसों से नहीं, परिवार के साथ होती है। चारों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। राखी बांधने के बाद घर में गाने बजने लगते हैं। रिया, निहारिका, राघव और उज्जवल सभी एक साथ नाचने लगते हैं। घर के बच्चे और परिवार के बाकी लोग उन्हें देखकर खुशी से तालियां बजाते हैं। आज तो सच में सबसे अच्छी राखी है। हाँ, क्योंकि आज पहली बार हम सब एक साथ हैं। इसके बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अमीर और गरीब परिवार का फर्क अब खत्म हो चुका था। सब एक परिवार की तरह साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रक्षाबंधन के बाद राघव अपने परिवार के साथ सरकार की तरफ से मिले नए घर में चला जाता है। उनके घर में अब गरीबी की जगह सुकून और सम्मान होता है। शकुंतला अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। वहीं दूसरी ओर उज्जवल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अब वो फालतू घूमने और पैसे उड़ाने के बजाय अपने माता पिता के साथ बिजनेस में काम करना शुरू कर देता है। पापा, अब मैं आपकी मेहनत की कदर करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। रिया भी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी। धीरे धीरे दोनों अमीर भाई बहन की सोच बदल जाती है। अब उन्हें अपनी अमीरी पर नहीं, अपनी मेहनत और परिवार पर गर्व होता है। भाई बहन का रिश्ता पैसे, कपड़ों और महंगे तोहफों से नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और साथ से मजबूत होता है। अगर आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आती तो क्या आप एक भाई को रक्षाबंधन के त्योहार के दिन उसकी बहन तक पहुंचाने में मदद करते या फिर उसे अपनी गलती की सजा का प्रायश्चित करने देते?